improve English। यह सोचना ही डरावना लगता है, इसे इंग्लिश में कहेंगे Even the thought of it seems horrifying। दोस्तों मैंने आपको even एक वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। even का मतलब होता है even the thought, thought मतलब विचार, even the thought का मतलब विचार भी, सोचना भी, of it seems मतलब लगता है। दोस्तों सीम पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हॉरिफाइंग मतलब डरावना, ये एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, हॉरिफाइंग। इवन द थॉट ऑफ इट सीम्स हॉरिफाइंग, यानी उसका जो थॉट है ना वो भी डरावना लगता है, वो भी डरावना प्रतीत होता है। सीम का मतलब लगना या प्रतीत होना होता है। इवन द थॉट ऑफ इट सीम्स हॉरिफाइंग, यानी उसका जो थॉट है वो भी हॉरिफाइंग लगता है। दोस्तों सीम में जो यहाँ पर एस आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इनडेफिनेट टेंस है और इसके अंदर वर्ब में एस आता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट इट होता है। इट सीम्स हॉरिफाइंग यानी डरावना लगता है। मैंने अपना फैसला थोड़ा सा बदल दिया। दोस्तों कभी कभी आप अपने फैसले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई स्लाइटली चेंज्ड माई डिसीजन। दोस्तों इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसे अपने कन्वर्सेशन में बहुत बार यूज कर सकते हैं स्लाइटली वर्ड को। दोस्तों स्लाइटली यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, आई स्लाइटली चेंज्ड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है। आई स्लाइटली चेंज्ड माई डिसीजन, यानी मेरा फैसला, यानी कि मैंने थोड़ा सा अपना फैसला बदल दिया। आई स्लाइटली चेंज्ड माई डिसीजन। इस तरीके से तुम्हें बहुत जल्दी फर्क पता चल जाएगा। जैसे हम किसी को कुछ सलाह देते हैं ना कि ऐसा करके देखो, तुम्हें फटाफट से बहुत जल्दी फर्क पता चल जाएगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल इंस्टेंटली नोटिस द डिफरेंस। दोस्तों यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के साथ विल आया और यहाँ पर इंस्टेंटली जो कि एक एडवर्ब है। इंस्टेंटली का मतलब होता है जल्दी से, फटाफट से, देर नहीं लगेगी उसमें। यू विल इंस्टेंटली आप क्या करोगे, नोटिस करोगे, यानी आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? द डिफरेंस। तो मैं आपको एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप एक एक वर्ड को ये समझ लेंगे ना कि किस तरीके से वर्ड्स आपस में लिंक्ड हैं, सेंटेंस कैसे बन रहा है, तो उसका यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। यू विल इंस्टेंटली नोटिस द डिफरेंस, यानी कि तुम जल्दी से डिफरेंस को नोटिस कर लोगे। उसने तुम्हें इसके बारे में बताया होगा, उसने ही बताया होगा तुम्हें इसके बारे में, मुझे लग रहा है। He might have told you about this। दोस्तों यहाँ पर might have बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, इसका बहुत सेंटेंसेस में यूज हो सकता है। He might have, might एक मॉडल होता है जैसा आप जानते हैं, और might have पास्ट की पॉसिबिलिटी बताता है। He might have यानी शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। He might have, और have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, tell, told, told। तो told, tell मतलब बताना होता है, told। He might have told, उसी ने बताया होगा तुम्हें about this, इसके बारे में। He might have told you about this, इसके बारे में उसने ही तुम्हें बताया होगा। बिजली कड़क रही है। दोस्तों मौसम खराब होता है, कभी कभी बिजली कड़कती साथ में, हम इसे कैसे बोल सकते हैं? There is lightning in the sky। दोस्तों जो लाइट के फ्लैशेस होते हैं ना स्काई में, जब बिजली चमकती है उसे लाइटनिंग कहते हैं। और यहाँ पर बिजली कड़क रही है, हम हिंदी में वर्ब की तरह, यानी क्रिया है। हिंदी में कड़कना एक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग एक क्रिया नहीं है, यहाँ पर मैंने इसको नाउन की तरह यूज किया है। देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई, यानी कि आसमान में बिजली है, आसमान में जो है लाइटनिंग है वो, यानी हमारा सेंस ये बन रहा है कि इस वक्त मैं आसमान में लाइटनिंग को देख सकता हूँ, यानी कि बिजली कड़क रही है। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आप ध्यान रखना है, लाइटनिंग एज अ वर्ब नहीं है, एज अ नाउन यहाँ पर है। देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई, मेरा कहने का मतलब है कि स्काई में लाइटनिंग है, इस वक्त बहुत लाइटनिंग है। इस तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, आंधी आ रही है। इसमें भी आप वही चीज समझने की कोशिश कीजिए। आंधी आ रही है तो आपको हिंदी में तो लग रहा है आ रही है, हिंदी में वर्ब है, तो इंग्लिश में यूं थोड़ी होगा। आंधी को इंग्लिश में स्टॉर्म बोलते हैं, तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं स्टॉर्म इज कमिंग। ये तो बहुत फनी और बहुत गलत हो जाएगा ना। आ रही है ये हमारा हिंदी में कहने का तरीका होता है। मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि हिंदी और इंग्लिश में फर्क होता है, आप उसको एकदम सेम मत समझिए, तभी गलतियां होती हैं। आंधी आ रही है, इंग्लिश के तरीके से इसको हम कई तरीके से कह सकते हैं। ये देखिए, देयर इज अ बिग गेल आउटसाइड, देयर इज अ बिग स्टॉर्म आउटसाइड, इट इज ब्लोइंग रियली फास्ट आउटसाइड। तो दोस्तों आ रही है के लिए हम कमिंग नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर आंधी को बोलते हैं स्टॉर्म, और यहाँ पर मैंने आपके लिए एक वर्ड लिया है गेल, GALE। इसका भी मतलब होता है जब तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, उसको गेल बोलते हैं। सो देयर इज अ बिग गेल आउटसाइड, यानी बाहर बहुत तूफान है। इंग्लिश में बोलने का यही तरीका है, इसको हम कंटिन्यूस में नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। देयर इज अ बिग गेल आउटसाइड, वैसे ही देयर इज अ बिग स्टॉर्म आउटसाइड,
और जब हम ये बात कहेंगे इसका मतलब यही बनता है कि इस वक्त बाहर आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। या फिर आप और सिंपली कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इट इज ब्लोइंग रियली फास्ट आउटसाइड। और जब हम इट बोलते हैं ना तो हम जनरली एयर को यानी कि विंड को रिफर कर रहे हैं, यानी हवा बहुत तेज ब्लो कर रही है। ब्लो मतलब बहना, बहुत तेज चल रही है। रियली फास्ट बहुत तेज, आउटसाइड बाहर। आंधी आ रही है बोलने के लिए मैंने आपको कई तरीके बता दिए। याद रखना स्टॉर्म इज कमिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमें इंग्लिश के सेंस में ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, एकदम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने के चक्कर में गलत इंग्लिश नहीं बनानी है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको, जो आप आसमान में वो लाइटनिंग देखते हैं ना, उसको लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है। लाइटनिंग बोल्ट जो ऐसी लाइन से दिखती है ना आपको आसमान में, फिर सब कुछ रोशन हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, उसे लाइटनिंग बोल्ट कहा जाता है। बादल छट रहे हैं। अब दोस्तों बारिश हो चुकी है बहुत ज्यादा। अब बारिश होने के बाद धीरे धीरे आपको पता चलता है कि जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं ना, जो बारिश लाते हैं, वो धीरे धीरे छट रहे हैं, साफ हो रहे हैं। जब बारिश आने वाली होती है तब क्या होता है, एकदम बादल ही बादल छा जाते हैं और बाद में जो है बादल कम है। इसके लिए इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स पार्टली क्लाउडी नाउ। दोस्तों अगर मैं कहूंगा इट्स क्लाउडी, इसका मतलब बादल छाए हुए हैं आसमान में, यानी बारिश होने वाली है। जब मैंने पार्टली लगाया, पार्टली का मतलब हर जगह बादल नहीं, कहीं कहीं पर बादल है। यानी हिंदी में जो हम कहते हैं ना बादल छट रहे हैं, उसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स पार्टली क्लाउडी नाउ, यानी अब तो पार्टली ही क्लाउडी है, अब हर जगह बादल नहीं है। मौसम बेहद खराब है। इंग्लिश में हम इस बात को कैसे कह सकते हैं, द वेदर इज रियली बैड, द वेदर इज इनक्लेमेंट। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर एक वर्ड लेकर आया हूँ, इनक्लेमेंट। ये हम वेदर के लिए यूज करते हैं। इनक्लेमेंट का मतलब होता है बहुत ही खराब हालत में है, यानी कि आंधी तूफान आ रहा है, एकदम सब कुछ, एकदम सारी चीजें इधर की उधर उड़े जा रही हैं, वो यानी मौसम खराब है, तो हम बोलते हैं द वेदर इज इनक्लेमेंट। बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है। और हम सिंपली बोल सकते हैं द वेदर इज रियली बैड, यानी बहुत खराब मौसम है। डोंट गो आउटसाइड, द वेदर इज रियली बैड, द वेदर इज इनक्लेमेंट टुडे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बारिश से हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। ओह नो, यही सबसे चीज खराब लगती है। बारिश तो अच्छी भी लगती है कभी कभी, लेकिन जब बारिश होकर चली जाती है ना, हर जगह कीचड़ ही कीचड़। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, बहुत परेशान करता है कीचड़। इसे इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज ऑफ द रेन देयर इज मड एवरीवेयर। दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, बिकॉज ऑफ द रेन का मतलब है बारिश की वजह से, देयर इज मड। मड बोलते हैं इस, जो हम हिंदी में कीचड़ बोलते हैं, यानी कि जो पानी और जो मिट्टी होती है और कुछ कूड़ा वगैरह, उन सब का मिक्सचर, वो मड बन जाता है। एवरीवेयर यानी हर जगह पर। दोस्तों देयर से मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की है। यहाँ पर मैंने बताया बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से, देयर इज मड एवरीवेयर। देयर से हम सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं, और देयर का यूज अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का। उसके घर पर कल बिजली गिर गई। ओह नो, बहुत अनलकी था यार वो। इसे इंग्लिश में कहेंगे हिज हाउस वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग यस्टरडे। दोस्तों जब बिजली गिर जाती है तो उसे लाइटनिंग का स्ट्राइक करना बोलते हैं, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है स्ट्रक, और ये पैसिव सेंटेंस है। हिज हाउस वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, यानी लाइटनिंग द्वारा उसके घर को स्ट्राइक किया गया, मतलब लाइटनिंग यानी उसके घर पर बिजली गिर गई। हिज हाउस वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, जो बीत गया है। हिज हाउस वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग यस्टरडे। तो बोल सकते हैं जैसे दिस पोल वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग यस्टरडे, इस पोल पर जो है बिजली गिर गई थी इसलिए ये गिर गया खुद। दिस ट्री वॉज स्ट्रक बाय लाइटनिंग यस्टरडे। इस तरीके से दोस्तों आपने काफी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। इसी तरीके से नई नई चीजें सीखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।